जनपदीय पुलिस से इसकी विवेचना हटाकर तत्काल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी जानी चाहिए, ताकि न्यायपरक स्थिति बने और लोगों को भरोसा हो कि न्याय हो रहा है, कि कम से कम अब अपने पूरे ऑडिट को, अपने अकाउंट को ट्रस्ट पारदर्शी बनावे, वेबसाइट पे रखें, क्या आया क्या गया आम नागरिक, हर व्यक्ति जो भी उसको डोनेट कर रहा है जाने, भले यह कानूनी रूप से निजी ट्रस्ट हो, लेकिन आम नागरिक की निगाह में यह एक राष्ट्रीय धरोहर से कम महत्व की वस्तु कदापि नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ आप देख पा रहे हैं पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राम मंदिर को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, आपने तो बहुत पहले ही इसकी वार्निंग दी थी और पत्र लिखकर बाकायदा आपने जानकारी मांगी थी। 26 फरवरी 2024 को आपने ट्रस्ट से जानकारी मांगी, फिर 1.25 साल बाद 7 जून 2025 को दोबारा आपने पत्र लिखा और अब जो आपने आशंका तब जताई थी वो हो रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मेरा यह मानना है कि कोई भी संस्था अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पे अंधेरा हो जाने, शंका हो जाने, गड़बड़ी हो जाने की पूरी संभावना रहती है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। अगर कोई रूम में उजाला नहीं होगा तो वहां नीचे सर्प है कि क्या है, बिच्छू है, कोई नहीं जानेगा। कुछ न कुछ अप्रत्याशित, अनुचित घटित हो सकता है। तो राम जन्मभूमि के साथ, इस ट्रस्ट के साथ एक दुविधा की स्थिति यह है कि जहां एक और आम जनमानस को यह लगता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट सरकार का है, भारत सरकार ने बनाया है, वही ट्रस्ट कहता है कि मैं प्राइवेट बॉडी हूं। ट्रस्ट आरटीआई में स्वयं को नहीं मानता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक सज्जन हाई कोर्ट तक गए, वहां भी ट्रस्ट ने अपोज किया कि मैं अपनी सूचनाएं नहीं दूंगा। दूसरी ओर आम नागरिक यह सोच के कि यह राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक है, एक भावना है, जन भावना है कि यह राष्ट्र की क्या विषय है और यह राष्ट्र के वस्तु के ये लोग संरक्षक हैं। आदमी खुले दिल से उसमें दान दे रहा है और करोड़ों अरबों रुपए लोग दे रहे हैं। तो इस जो विरोधाभास है, जिसको अंग्रेजी में डाइकोटोमी कहेंगे, उसका ही यह दुष्परिणाम जो अब सामने आ रहा है। मेरी दृष्टि में हिमांशु जी, इसके लिए जो नितांत अनिवार्य है, पहली बात तो यह कि जो भी संदर्भ चल रहे हैं, मेरी अपनी सोच है कि इसमें जनपदीय पुलिस से इसकी विवेचना हटाकर तत्काल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी जानी चाहिए, ताकि न्यायपरक स्थिति बने और लोगों को भरोसा हो कि न्याय हो रहा है। दूसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को भी निश्चित रूप से इस पूरे संदर्भ का उत्तरदायित्व देना चाहिए। अंतिम बात हिमांशु जी, मेरी समझ में यह है कि इस प्रकरण में कम से कम देर आए दुरुस्त आए। हमारे यहाँ कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। तो इट्स नेवर टू लेट का यह है कि कम से कम अब अपने पूरे ऑडिट को, अपने अकाउंट को ट्रस्ट पारदर्शी बनावे, वेबसाइट पे रखें, क्या आया क्या गया आम नागरिक, हर व्यक्ति जो भी उसको डोनेट कर रहा है जाने, ताकि हमने 1 रुपया जो दिया उसके बारे में हम जान सकें। क्योंकि भले यह कानूनी रूप से निजी ट्रस्ट हो, लेकिन आम नागरिक की निगाह में यह एक राष्ट्रीय धरोहर से कम महत्व की वस्तु कदापि नहीं है। अच्छा सर, आप चंपत राय की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं और आपको कैसे लगा, क्योंकि आपने पत्र भी लिखा था शुरुआती दौर में, आपको कब लगा कि गड़बड़ी हो रही है, कहाँ घोटाला हो रहा है, मतलब शंका हुई कैसे? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष की भूमिका पर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन श्री चंपत राय इस ट्रस्ट के, मेरी जानकारी जहां तक है, वह इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल का पद किसी भी ट्रस्ट में सर्वाधिक महत्व का होता है। वह उस ट्रस्ट का एक प्रकार से प्रतिनिधि होता है। इस रूप में उनका उत्तरदायित्व है। यदि जो भी स्थितियां बनी हैं, उनके पास एक्सप्लेनेशन होगा, संभव है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें अपने जो तथ्य हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए।
यह नहीं मैं कह रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही है। 8 लोग पकड़े गए हैं, भाई यह लोग भी अदालत में अपने आप को निर्दोष कहेंगे, अपना बचाव करेंगे। हर व्यक्ति को, मुझ पर 2-2 मुकदमे हैं, मैं कई बार जेल गया, मैं अपना बचाव कर रहा हूं, कह रहा हूं निर्दोष हूं, ये हूं। लेकिन कम से कम मुझसे जवाब सवाल हुए, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, सब चीजें प्रक्रिया हुई। आप न गिरफ्तार करें, कम से कम पूछताछ सभी व्यक्तियों से मेरी समझ में होनी चाहिए। उनके उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनके तथ्य लोगों, भाई तुम्हारी भूमिका थी नहीं थी, आपका इसमें कोई रोल था नहीं था, आप कुशलता पूर्वक एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो किसी को किसी से शत्रुता नहीं है। मुख्य बात यह है कि यहाँ किसी को किसी शत्रुता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को ट्रस्ट से लगाव है। तो अगर ट्रस्ट से लगाव और व्यक्ति विशेष से मित्रता की बात है, तो निश्चित रूप से ट्रस्ट, क्योंकि यह ट्रस्ट एक अद्भुत किस्म का ट्रस्ट है, जन भावनाओं से जुड़ा ऐसा ट्रस्ट संभवतः पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। ऐसे में उस ट्रस्ट का जिसको उत्तरदायित्व मिला है, उनको उनकी भूमिका, अंग्रेजी में एक शब्द है सीजर्स वाइफ, उसकी भूमिका सीजर की पत्नी की तरह हो जा रही है। उसे सिर्फ पवित्र रहना नहीं है, उसे पवित्र दिखना भी है। अच्छा, अमिताभ जी, एसआईटी की जो भूमिका, क्योंकि आप प्रशासनिक तौर पर एक्टिव रहे हैं, आप खुद उस प्रशासन का हिस्सा रहे हैं, एसआईटी की भूमिका जिस तरह से संदिग्ध नजर आ रही है, या फिर एसआईटी वो काम सही ढंग से नहीं कर रही, हालांकि ट्रस्ट के ही कहने पर एसआईटी का गठन हुआ, ट्रस्ट के ही कहने पर एफआईआर भी हो रही है, ये जो एसआईटी बनी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी जो 2-3 छोटे-छोटे विधिक सिद्धांतों की बात कही कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस शैल नॉट ओनली बी डन, इट शैल बी सीन टू बी डन। अब आप यह बताइए, मैंने श्री चंपत राय के बारे में कहा, वही मैं एसआईटी के लिए कहूंगा। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी पर सवाल उठाने वाले कि तुमने गलत किया, हमारा क्या अधिकार है? हमारा अधिकार सिर्फ प्रक्रिया को लेके है। प्रक्रियात्मक त्रुटियां एसआईटी के कार्य में निश्चित रूप से हुई। जैसा मैंने पुनः कहा, यह जनमानस से जुड़ा प्रश्न था। आप वहां गए, आपने लोगों से बातचीत की, जांच की, तो आप सील्ड लिफाफे में आपने अपनी रिपोर्ट दे दी। यह सील्ड लिफाफे का मामला कतई नहीं है। कहीं से भी इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संरक्षा यह नहीं है कि इसके रिपोर्ट लीक हो जाएगी तो कोई विदेशी ताकत को लाइए, तो है नहीं। ऐसे ही लोगों में इतनी बात तो पूरे विश्व में चली गई है कि राम जन्मभूमि में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो अनुचित था, उतनी निंदा हो ही चुकी है। तो यह राष्ट्रीय संरक्षा सुरक्षा का मामला नहीं है जिसको इस प्रकार से छिपा के रखना था। यह जो छिपाना होता है, वही शंका, कई बार हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन आप अपने घर में देख लीजिए, आप किसी से धीरे से उसके कान में बोलेंगे तो केवल उसका नाम पूछेंगे, तब भी सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं मेरे बारे में ये क्या चुगली कर रहा है। तो निश्चित रूप से तो छिपाने का एक्ट हो गया एक प्रकार से कि हमने लिफाफा दे दिया, हमने क्या दिया, उन्होंने क्या लिया, वही सार्वजनिक कर देते, कोई सवाल नहीं होता। तो प्रक्रियात्मक जो त्रुटियां हो रही हैं, वो इस मामले को अनावश्यक रूप से इस पर गहरे सवाल उत्पन्न कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी हुआ है, उन्होंने तो खुलकर अपनी बातें रखी हैं। इंजीनियर दीनानाथ हो, वो तो कह रहे हैं कि 40% तक जो है अनिल मिश्रा इस जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसमें अपना हिस्सा लेते थे। इसके अलावा महिपाल सिंह ने भी कई खुलासे किए, तमाम और लोग भी आए हैं, सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, तमाम चैनल्स ने किए हैं। वो दावा कर रहे हैं, अलग अलग तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन दावों से अलग क्या आपको लग रहा है कि पूरी प्रक्रिया जा रही है? क्योंकि दावे जिस तरह से हो रहे हैं, चंपत राय जी सवालों के घेरे में, अब तो फैजाबाद बार एसोसिएशन ने भी लेटर लिख के बाकायदा कहा है, शिकायत दी है थाने में कि भाई चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर गोपाल राव हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने में इन लोगों पर क्या मतलब कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी तरीके से पाक साफ है। अगर शंका हो रही है तो एफआईआर करने में भी कोई दिक्कत है क्या? देखिए, मैं इसमें एक विधिक बात कहना चाहूंगा हिमांशु जी। मेरी अपनी जो समझ है कि इन पर एफआईआर की अब अलग से कोई जरूरत नहीं है। देखो, एफआईआर अभियुक्त के खिलाफ नहीं होता है, एफआईआर घटना का होता है। राम जन्मभूमि को लेके घटना घटी जो आपराधिक प्रकृति की थी, उस पर एफआईआर हो गया है। वो किसी के नाम से होता, अज्ञात होता, उससे अंतर नहीं है।
लेकिन यह जरूर है कि जो ट्रस्ट के मेंबरान हैं उनसे उनका उत्तरदायित्व पूछना, उनकी जिम्मेदारी पूछना, उनसे सवाल करना। अब देखिए उसमें भी दो तरह की भूमिका हो सकती है, एक प्रशासनिक लापरवाही की, एक आपराधिक मिलीभगत की, जो संभावना है। लेकिन कोई भी चीज तो बिना पूछे तो आप नहीं ना जान सकते हैं। जैसे आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं, आपने अभी एक सवाल किया, आपके मन में शंका आई, आपने सवाल किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप संतुष्ट हो असंतुष्ट हो। यहाँ समस्या जैसा मैंने कहा, जैसे एसआईटी ने गोपनीय रिपोर्ट दे दी, उसी प्रकार से अब दोबारा एफआईआर की नीड नहीं है, लेकिन इनसे सवाल पूछने की नीड जरूर है, नंबर 1। नंबर 2, इस मामले में पुलिस के लिए भी जरूरी है कि वह लगभग दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विवेचना के तथ्यों को लोगों तक एक शॉर्ट नोट के माध्यम से, जैसे होता है ना कि बड़े लोग जब अस्पताल जाते हैं तो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाता है, क्योंकि लोगों को उनसे भाई एक जुड़ाव होता है कि हमारे नेता कैसा है, शाम में अफसर ने बता दिया, डॉक्टर ने। तो इस मामले में आप और हम और हमारे जैसे न जाने कितने लोग उद्वेलित हैं। तो अयोध्या पुलिस से जब तक उनके पास विवेचना है, जो न्यूनतम अपेक्षित है वह यह है कि तुम हर शाम एक छोटा सा शॉर्ट नोट बता दो कि आज दिन भर में हमने यह किया, यह मामला है। आप दबा के नहीं रख पाएंगे इसको, सारा कुछ जो दिक्कत हो रहा है वो चीजों को जो पारदर्शी होना चाहिए वह अगर अपारदर्शी दिखने लगेगा तो लोगों की शंका बढ़ जाएगी। यह तो एक पहलू है। और दूसरा पहलू यह भी है कि चूंकि यह मामला प्रथम दृष्टया बड़ा दिखता है, अतः मैं दोबारा यह कहूंगा कि इस मामले में सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का हस्तक्षेप नितांत अनिवार्य दिखता है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं सर कि बड़ी मछलियों को जो है छोड़ा जा रहा है और छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, और इस पूरे मामले में जो है पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो दिखाने की कहीं से कोशिश नहीं की जा रही, और जो बड़े लोग हैं वो सीधे तौर पर बचते हुए, ना एफआईआर ना कोई ऐसी सख्ती कुछ, मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि वो ड्राइवर और जो पैसे गिनने वाले लोग थे उनको पकड़कर प्रशासन ये दिखाने की या फिर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमने राम मंदिर पर तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हालांकि 15 दिन और बढ़ाया गया है एसआईटी का जो जांच पड़ताल है उसको, और कहा जा रहा था क्योंकि योगी जी कह रहे थे कि 500 साल इंतजार किया, 15 दिन नहीं कर सकते, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो जो टाइमलाइन थी वो 15 दिन और बढ़ गई है। देखिए हिमांशु जी, मैं यहाँ एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि और लोगों के लिए भी आपके माध्यम से, कि दो चीजें अलग अलग हैं। एक है आपराधिक मुकदमा, एक है एसआईटी। एसआईटी प्रशासनिक जांच करेगी। एसआईटी की जांच संभव है कल को जो विवेचना चल रही है, मुझे लगता है अयोध्या थाने में ही शायद ये मुकदमा दर्ज हुआ होगा, एफआईआर, तो अयोध्या थाने की के मुकदमे का वह हिस्सा बनेगा। लेकिन जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वह पुलिस की है, विवेचना पुलिस करेगी, और पुलिस के ही विवेचना के आधार पे जो चार्जशीट जाएगा वह कोर्ट में जाएगा, जिस पर कोर्ट विचारण करेगी। इसीलिए एसआईटी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, मुख्य उत्तरदायित्व विवेचना की है और वह पुलिस के पास है। यह पुलिस के, स्थानीय पुलिस के पास से इसका सीबीआई में जाना नितांत आवश्यक दिखता है। यह नहीं कि कोई गलत है सही है, कौन अपराधी है कौन नहीं, उसका निर्णय करता मैं नहीं हूं। लेकिन चूंकि इस मामले में जो तथ्य लगातार आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो गंभीर है, इसमें कोई शंका नहीं है। वह प्रथम दृष्टया स्थानीय पुलिस, यहाँ तक कि एसएसपी तक के स्तर के अधिकारी से जो लोकल पुलिस में हो उनके स्तर का नहीं दिखता। यह निश्चित रूप से न्यूनतम सीबीआई का दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सीबीआई ही एक ऐसी एजेंसी है जो श्रेष्ठतम इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी मानी जाती है, और यह एक ऐसा केस है जिसमें श्रेष्ठतम इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी का हस्तक्षेप स्वतः ही अनिवार्य दिखता है। सर, एक कानूनी चीज भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। कानूनी चीज ये है कि एसआईटी का गठन क्या बिना एफआईआर के किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ना एफआईआर की गई ना कुछ किया गया, ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी का गठन कर दिया गया, और एफआईआर भी की गई तो ट्रस्ट के ही कहने पर की गई। जितनी संजय सिंह वो शिकायत लेकर गए हो, तहरीर लेकर गए हो, या तमाम और लोग गए हो, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये, क्या एसआईटी का गठन इस तरह से किया जा सकता था जिस तरह से किया गया है? देखिए, आपने मुझसे कानून की बात कही तो मैं कानून का उत्तर दूंगा। कानूनन निश्चित रूप से एसआईटी का गठन बिना किसी एफआईआर के हो सकता है। वह पूरी तरह एक प्रशासनिक विधा है। अगर
जो कानून कहता है। एसआईटी के कहने पे एफआईआर हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, यह भी कानून कहता है। एक मामले में एक और अनेक एफआईआर भी हो सकते हैं, वह भी कानून कहता है। चौथी बात यह, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप से बताऊंगा, इससे बिल्कुल अलग हटके। ऐसा भी केस हुआ है, मैंने स्वयं देखा है जब मैं पुलिस में था, कि एक व्यक्ति ने जाके पुलिस थाने में कहा कि मेरी बीबी की हत्या हो गई है और हत्यारे भाग गए हैं। तो वह एफआईआर करता हुआ इन्फॉर्मेंट हुआ और विवेचना हुई और मालूम चला कि वही अक्यूज्ड है। तो एफआईआर के बाद इन्फॉर्मेंट भी अक्यूज्ड बन सकता है। इसीलिए एक एफआईआर हो गई, वह पर्याप्त है। अब एफआईआर पे चर्चा और एसआईटी पर चर्चा की जगह जो महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, वह मात्र यह है कि उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना हो और उच्च स्तर पे हो। आपको लग रहा है सर, आखिरी में यही सवाल, आपको लग रहा है जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत निष्पक्षता और जांच पूरी तरीके से सही हो पाएगी? नहीं, उसके कारण मैंने यह बताया, मैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था पे कोई आरोप लगाने के स्थान पे यह कहूंगा कि स्थितियां होती हैं। अब इस मामले में जहां पर कि बड़े लोगों के नाम लगातार लगाए जा रहे हैं, वो सही भी होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन अब जनपदीय पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं होगा कि उसने, जैसे आप ही कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां, अभी से ही बड़ी और छोटी का एक अंतर लोगों के मन में आ गया। तो सीबीआई के लिए वह उतने बड़े नहीं होंगे जितने बड़े वह अयोध्या के पुलिस के लिए होंगे। हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान के लिए ब्लॉक प्रमुख भी बड़ा होता है और मुख्यमंत्री के लिए ब्लॉक प्रमुख की कोई हैसियत नहीं होती है, हर एक का स्तर है। तो चूंकि इस मामले में ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको जनपदीय पुलिस बहुत बड़ा मान लेगी, सीबीआई तो बड़े बड़े राजनेताओं को, मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाती है, तो वह उनको उतना बड़ा नहीं मानेगी। इस मामले में जब तक सीबीआई के पास विवेचना नहीं जाएगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। हो सकता है कि यह बिल्कुल सही विवेचना कर रही हो, लेकिन विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, ना आपके मन में, ना हमारे मन में, ना किसी और के मन में। बिल्कुल। और राम के नाम पर अगर लूट हुई है और हमारा विश्वास अगर कायम नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप में ये भी एक संदेह की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।